अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो एपिसोड में हम आज जिस शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अली जनाब परवेज सिद्दीकी। अली जनाब परवेज सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कारकुन होने के नाते समाजवादी पार्टी में वो क्या क्या पदों पर अपनी उपस्थिति रखते हैं, ये सब कुछ हम उनसे जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के उनकी पार्टी महाराष्ट्र में कैसे कारगुजारी कर रही है, क्या उनका स्टेक है और क्या वो कहां कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम क़यादत को लेकर के, मुस्लिम वोटों को लेकर के भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के ताल्लुक से भी है। तो परवेज भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके अलग अलग पदों पे कायम रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर आप खिदमत खल्क करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोगों को मैं इनकलाब समाचार में आज शाकिर भाई ने मुझे मदऊ किया, मैं इसके ज़रिए सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो परवेज भाई, सबसे पहले तो आपका जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या पॉलिटिकल कैरियर है ये समाजवादी के साथ में रहा है, तो आप कब से हैं और मौजूदा वक्त में क्या पद आप होल्ड करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और जहाँ तक पार्टी के से मेरा सिलसिला कब से जुड़ा है, जो बात आपने पूछे, जैसे कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं सबसे पहले एनएसयूआई में था। ओके। अनीस भाई जब महाराष्ट्र एनएसयूआई के सरबराह थे जी। लेकिन मैंने 92 में कांग्रेस छोड़ दिया। अच्छा। हुआ ऐसा कि जब मैंने देखा कि 20 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने उस वक्त जिस वक्त ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जिस वक्त ये साजिश रची गई थी जी, तो उस दिन भी जो है लगभग 10-11 लाख कार सेवक जी, बाबरी मस्जिद के आसपास थे और कुछ लोग उसके गुंबद पे चढ़ गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने देश के संविधान को बचाने, मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया और बाबरी मस्जिद बचा ली गई। जी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर नहीं थे। जी। लेकिन उसके एक हफ्ता पहले से मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह और दीगर जितने भी लीडरान थे मुल्क के, अपोजिशन के सारे लीडरान ने मिलकर मुल्क की कांग्रेस की सरकार को ये कहा कि भाई उस वक्त के हालात हमारे हाथ में थे जी। आज जो है वहाँ पर हमारी हुकूमत भी नहीं है जी। और आप वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दो जी। क्योंकि उनके भी हाथ में लोग नहीं रहेंगे। मगर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, मुझे हमें जो है अर्जुन सिंह जाके आए हैं और बीजेपी ने जो एफिडेविट दिया है हमको उन पर पूरा एतबार है। ओके। लेकिन उसके बरक्स 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। बात इस मुल्क के कांग्रेस और ने मंदिर की नहीं बीजेपी थी के द्वारा लिखित एफिडेविट के ऊपर में एतमाद किया, भरोसा किया। यस। तो बात मुल्क के मंदिर और मस्जिद की नहीं थी जी, बात थी इस मुल्क के आबरू और इज्जत बचाने की, इस मुल्क की दस्तूर को बचाने की, दस्तूर को बचाने की, दस्तूर के बचाने के जो काम से इंसानियत को बचाने जो काम उस वक्त मुलायम सिंह ने किया जी, वो शायद इस मुल्क में दूसरे लीडर के लिए आसान नहीं था। बिल्कुल सही। और हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं कि कोई 2 कदम भी हमारे लिए किया तो हम उसके लिए 100 कदम चलते हैं। और उस एक बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया जी। और मैंने ये सोचा कि भाई उसके साथ लोग कितने, मैंने ये नहीं देखा। मैंने समाजवादी पार्टी के रास्ते पे चल निकला जी। मैं मानता हूँ इस बात को कि पूरे महाराष्ट्र में हमारे नेता अबू आसिम आदमी साहब भी कभी कभी ये बात बोलते हैं जी। जैसे अभी आपको बताता, मालेगांव में अखिलेश यादव जी का दौरा था तो उस दिन वो अखिलेश यादव जी को बता रहे थे कि पार्टी में मुझसे पहले है तो फिर खैर ये उनका बड़कपन है, लेकिन बता रहे कि उस वक्त से हम लोग जो है मेहनत करते रहे जी। तो परवेज भाई, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद में भी विदर्भ में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम नहीं कर पाया, उसकी क्या वजह रही? या विदर्भ में समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी स्प्रेड नहीं हो पाई? होता क्या है हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में पूरे विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े जी, बहुत सारे लोगों को एमएलए बनाए जी, हमारे नेता अबू आसिम आदमी साहब ने लोगों को मिनिस्टर बनाए जी। लेकिन होता क्या है कि इस मुल्क के अंदर
जब हम सियासत में अच्छे ख्यालात और सोच वाली सियासत के साथ उतरते हैं तो हमारा जो कार्यकर्ता है या हमारा नेता है वो वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ओके। और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ज़्यादातर लोग सियासत में होते हैं। हम जैसे बेवकूफ़ लोग बहुत कम मिलेंगे जो जो आइडियोलॉजी के साथ सियासत में हो, किसी सोच के साथ जुड़ते हो। जी। तो हमने बहुत सारी जगह डेवलप किया पार्टी, नगर सेवक बनाए, कारपोरेटर बने, काउंसिलर बने, ग्राम पंचायत लाए, ऐसा बहुत कुछ है। और आज भी विदर्भ पे कई जगह हमारे कारपोरेटर है, काउंसिलर है। जी। मैं जहाँ से आता हूँ कामठी, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने 2002 से 7 तक पूरी की पूरी नगर पालिका समाजवादी के कब्जे में रही। अच्छा। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन हम लोग ने संघर्ष करे तो हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल करने के लिए लोग आज बहुत कम तैयार रहते हैं। जी सही। लेकिन आज उसके सबको आयता बावजूद भी चाहिए। हमको ये लगता है जी। कि हर आदमी अगर सत्ता के पीछे दौड़ेगा जी। तो लोगों की आवाज़ बनकर उनके इश्यूज उठाने वाले लोग कौन रहेंगे। सही बात है। तो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं परवेश भाई, और समाजवादी पार्टी क्या महाराष्ट्र में सीटें लड़ाने जा रही है? देखिए, हम लोग ने हमेशा से इस बात की कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो बढ़ती हुई फिरका परस्ती है, सांप्रदायिकता है, उस पर लगाम लगे। जी। हम लोग अपनी पार्टी को छोटा करने को तैयार है, जी। मगर हम इस मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से फिरका परस्ती को बढ़ने नहीं देंगे। यानी नेताजी के जो सिद्धांत है उस पर आज भी पार्टी आज भी चल रही है। अखिलेश यादव के आने के बाद भी वो सिद्धांत कायम है। हम चाहते तो हम भी 50 सीटों का, 100 सीटों का अनाउंसमेंट कर सकते थे। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, ये बात तो तय है कि हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता है, संगठन है। ओके। लेकिन हम लोगों ने कभी भी, जी, और अबू आसिम आदमी साहब भी बार बार यही बात बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर हम अपनी पार्टी को छोटा करने को तैयार है, लेकिन जी, ये जो सेक्युलर फोर्सेस है इन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए जी, और अपनी ईगो में नहीं रहना चाहिए। जी, तो आज भी हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। जी। हम लोगों ने कुछ सीटें मांगी है, MDA के साथ। हमने वहीं से सीटें मांगी जहां पर हमारी ताकत है। जहाँ अब से हम आप- ये तो नहीं बोलने वाले हैं कि भाई आप हमको पश्चिम नागपुर दे दो, हाँ। या नासिक दे दो, हाँ। या दादर दे दो। हाँ। हम तो जहाँ अपनी ताकत है हम सीट तो वहीं से वहीं मांगे। से मांगी, तो बेशक। हमने उतनी ही सीटें मांगी है और हमारे ऑलरेडी 2 कितनी एमएलए सीटें महाराष्ट्र मांगी के अंदर आपने? है। 2 अभी ऑलरेडी है और 95 से ही समाजवादी पार्टी के एमएलए महाराष्ट्र में रहे हैं। जी, 95 में हमारे 4 एमएलए रहे, 99 में हमारे 2 एमएलए रहे, जी, 2009 में हमारे 4 एमएलए रहे, जी, 14 में हमारे एमएलए रहे, 19 में हमारे फिर 2 एमएलए चुन के जी। आए। तो समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर हमेशा से अपनी क़यादत में कोई कमी नहीं रही। जी। हमने तो ये कितने सीटें मांगी है आपने अलायंस में अभी? हमने वैसे 12 सीटों की लिस्ट दी है जी, लेकिन हम उसमें भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, ओके। अगर हालात देखते हुए। जी। तो जो देश के हालात है उसको संभालने के लिए आप है तो सेकुलर फोर्सेस के साथ महाराष्ट्र में अपनी पार्टी छोटी करने को तैयार है, लेकिन क्या ये सेकुलर फोर्सेस आपके साथ में उस नेगोशिएशन पे पहुंच रही है? होता क्या है, देखिए मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ पार्टी में भी और बाहर भी। इनकलाब समाचार ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप खुल के ट्रांसपेरेंट बात मैं कर सकते हमेशा हैं, खुल के ही बोलता हूँ। इसलिए आप ये बात बिल्कुल बिंदास शाकिर भाई आप जानते हैं कि इस मामले में मैं बहुत बहुत transparent बेहतर हूँ, तरीके से बोलता जानता हूँ, हूँ। खुल के बोलता हूँ। आधी उम्र की माफ दोस्ती करना आपकी मुझे, हमारी। मैं देखिए मैं कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों के साथ मेरा रहना है, बहुत साल तक हम लोग साथ में काम किए। मेरी पार्टी के एमएलए आज कांग्रेस में एमएलए मिनिस्टर रह चुके हैं। जी, जी, मेरी पार्टी से निकले हुए लोग जिनको हम लोगों ने मिनिस्टर बनाया, आज वो एनसीपी जैसी पार्टी में बड़े ओहदों पर है, खुद वो एमएलए है। जी, तो हम लोगों ने इतना काम किया है, लेकिन हम लोग बोलने में बहुत ज़्यादा साफ रहे हमेशा। बेशक। तो कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम ये है जी, कि कांग्रेस को दूसरे लोग कम हराते, कांग्रेस को कांग्रेस ज़्यादा हराती। ये तो हकीकत तो है। और आज भी जो है, देखिए होता क्या है, हम लोगों के लिए तो हम पर सबकी नजरें रहती है। जी। हमने अगर कहीं किसी के साथ खड़े होकर स्पीच दे दिया तो जो बात परवेश भाई आपने कही, तो मरहूम विनोद दुआ साहब ये बात हमेशा से कहते आए हैं कि मरहूम विनोद दुआ कहते हैं कि कांग्रेस को का दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस के अंदर जो पुराने नेता बैठे हैं वही है, और यही बात आप भी कह रहे हैं। नहीं, बात सही है। आज इलेक्शन है जी, और आज बात चल रही है हिस्सेदारी की। जी, मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुल्क की सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर कोई कौम है तो वो इस मुल्क का मुसलमान है। बेशक आज़ादी के बाद से आज तक मुसलिम लीडरशिप नहीं रखा। नहीं रखा।
हमेशा आप पे भरोसा किया और आपको अपना रहनुमा मान के ये बात चलता रहा। को कांग्रेस ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज महाराष्ट्र में अगर हमारी 13% हमारी अगर आबादी है जी तो हम 13% के हिसाब से आप टिकट नहीं दे सकते जी तो, लेकिन एज रीजन वाइज इतनी सीटें जरूर मिलनी चाहिए जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बेशक। और आप ये हमेशा इस बात की उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों के वोट मुट्ठी भर भर के आपको मिले, लेकिन जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मामला आता है तो आप ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से जीत नहीं सकता। तो मेरा ये बोलना है कि फिर मुसलमान कहाँ से लड़ेगा। हाँ, आप मुसलमानों को जिताने की पहले अंदर ताकत पैदा करिए, फिर उसके बाद मुसलमानों के वोट की बात करिए। बेशक। तो ये जो आपने अभी बात कही, ये किसी खास विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र की पूरे महाराष्ट्र या ओवरऑल कांग्रेस का ये सीन है? नहीं, वो मैं ये कांग्रेस को मेरी नसीहत नहीं, ये सलाह है जी कि ऐसा अब वो दौर नहीं है कि जब लोग आंखें बंद करके बिल्कुल अगर आपने सच को झूठ और झूठ को सच कहा तो वो भी बोल देंगे। अब वो दौर नहीं है जी। हाँ। इस वक्त जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी सियासी तौर पर मुसलमान ये चाहता है कि मुल्क में अमन पैदा हो, मुल्क के अंदर भाईचारगी कायम रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच एक इत्तेहाद कायम रहे, ये मुसलमान चाहता है। बेशक। और वो इसलिए चाहता है कि उस मुल्क की तरक्की में जिस तरीके से शुरू से मुल्क की आज़ादी में जो मुसलमानों का रोल रहा, तरक्की में मुसलमानों का रोल रहा, वो आज भी कायम और दायम रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुसलमानों को एक इशू बनाकर पेश कर रहे तो मुसलमान उससे परेशान है जी। तो इसके वजह से मुसलमान आज भी महाराष्ट्र में ये जो सेक्युलर फोर्सेस है इनके तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहा है कि ये मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। जी। क्या वजह है कि मुसलमान सेक्युलर फोर्सेस को छोड़ के कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा रहा है? देखिए, आज भी मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि इस मुल्क का एक ही इशू है, वो है इस मुल्क का मुसलमान। जी। कोई इसका फेवर करके पावर में आना चाहता है, कोई इसका अपोज करके पावर में आना चाहता है। यानी हम वो फुटबॉल की बॉल है जिसको दोनों साइड से खेला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा। यानी हर किसी की किक हम पे ही पड़नी है। हम पे ही पड़ने। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए देखिए, पहली बात तो ये कि मुस्लिम क़यादत के लिए मुसलमानों का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए जी। और मैं चाहता हूँ कांग्रेस एनसीपी जैसी पार्टियां जो महाराष्ट्र में वो बड़े भाई के रोल में है जी, तो उनको भी अपना ईगो एक तरफ रखना पड़ेगा। जी। होता क्या है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये हकीकत है और जितने लोग सुन भी रहे होंगे वो जानते हैं। मैं जैसे पहले भी बोला हूँ कि कांग्रेस की दुश्मन कांग्रेस ही ज़्यादा है। बेशक। तो ये सेक्युलर फोर्सेस में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनके भी अभी तक क्या हो गया कि रस्सी जल गई लेकिन बल इनके अभी तक नहीं गए। देखिए, आज भी जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखता हूँ कि स्टेट के जो लीडर्स है ना वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के पीछे ही जो है हमेशा लगे रहते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप पर इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए। और जैसे विदर्भ के अंदर आज जो सीटें हैं, मैं सुन रहा हूँ कि भाई विदर्भ में सिर्फ एक सीट वो देना चाह रहे हैं अकोला की। जी। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हम पर ये एहसान ना करे। हाँ, मुसलमानों पे एहसान ना करे। हम उनको वैसे ही चुन के दे देंगे, क्यों एहसान करते भाई। सही बात है। हाँ। आप हमको नुमाइंदगी इज्जत के साथ दीजिए। अब हमको भीख नहीं चाहिए। माफ करना, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं आप दे दीजिए, जरूरी है, ये भीख मांगना होगा। ये हमारा हक है, आप दीजिए और हमको जिता के भी लाइए। यानी विदर्भ की कुछ कुल मिला के 65 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कम से कम 5 तो मुसलमानों को दी जानी चाहिए और 5 के 5 दे रहे तो कम से कम 3 दे के जिता के लाइए। 3 तो भी कम से कम जिता के लाइए, क्योंकि बढ़ती हुई स्टेक होल्डरशिप है हमारी और एक बड़ी स्टेक होल्डरशिप रखने के नाते इससे क्या होगा, देखिए हमारी जो लीडरशिप है ना वो भी खत्म हो रही है। हाँ। आप जब उनको मौका नहीं दोगे, आगे नहीं लाएंगे तो हमारी लीडरशिप कम होती जाएगी। और इसमें परवेश भाई, जैसे आपने कहा कि हमारी लीडरशिप कम हो रही है तो हमें अपने समाज के अंदर से नए नेता चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है, तो जब हमारी नई जनरेशन को क्या मिलेगा? इस कम्युनिटी में इतने ज्यादा अल्लाह ने सलाहियत दिया है जी कि आप जिस फील्ड में इनको आप खड़ा रखोगे उस फील्ड का ही मास्टर ही बनेंगे। बेशक। तो रहा सवाल है, आप अगर इनको मौका नहीं दे रहे हैं जी, और ये कम्युनिटी पूरी की पूरी ये चाह रही है कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह से मतलब कम्युनल फोर्सेस ना आए जी, और उसमें क्या हो रहा है कि जो दीगर पार्टियां हैं जी जो इस मौके की तलाश में उनको मौका मिल रहा है। हाँ, तो इसमें हम खुद होकर इशू दे रहे हैं ना दूसरों को जी, ये इशू नहीं देना चाहिए।
जी। दूसरी पार्टियां जो पनप रही है, आज आ रही है। दूसरी पार्टियां मसलन जैसा एमआईएम जो मुसलमानों के वोट को अलग करने की बात कर रही है देश में, उस तरफ आपका इशारा है? मैं एक ही चीज चाहता हूँ, जी। अगर मैं बीजेपी की मुखालिफत करता हूँ जी। तो इसलिए करता हूँ कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, वो एक मजहब के ऊपर बात करती है। जी। और अगर मैं दूसरी पार्टी की हिमायत करूंगा जी। जो जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर है, जी। तो मैं दोगलापन हो जाएगा। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच है और इसको हम भी मानते उस सेंटेंस को कैसे भूल सकता हूँ कि हटा दो पुलिस को। जी। जी। मैं इसको नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसी एक सेंटेंस ने इस मुल्क के 2014 में इस मुल्क में इक़्तिदार में नरेंद्र मोदी को लाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। हाँ, वो एक 15 मिनट वाले स्टेटमेंट ने मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस बात को जी। और इसमें बुरा मानने की भी किसी को कोई बात नहीं है। आज मुस्लिम नौजवान जो है थोड़ा ये समझ रहा है इस बात को, जज्बाती है, लेकिन हम लोग तो समझते हैं ना हालात को। जी। हम जमीन को समझते हैं। जी। हम जानते हैं इस बात को कि इससे हमको दूर अंदेशी से हम इस बात को मार्क कर रहे हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां उनको मौका दे रही है। जी। उनकी क्या गलती है, उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल। हमारी लीडरशिप को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो लीडरशिप ऐसा है कि फिर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगी ना। तो परवेश भाई, जैसा कि विदर्भ में 3 सीट की अनाउंसमेंट जैसा की जा रही थी, अमरावती, अकोला और नागपुर से मध्य नागपुर, जिसमें से आपने कहा कि अगर अकोला आप एक दे रहे हैं तो भीख नहीं चाहिए हमें, तो मध्य नागपुर की सीट को लेकर के क्यों कांग्रेस में इतना कंजर्वेटिवनेस है? देखिए, होता क्या है, कांग्रेस की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऊपर ये लीडर्स को अपने ये समझाते हैं कि सीट हम चुनकर नहीं आएंगे। अच्छा, कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस ऊपर में जब वो एनालिसिस करने बैठते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अलायंस के अंदर अगर आप 100 से ज्यादा सीटें लड़ रहे तो क्या 100 सीटें आप जीत जाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। सभी सीट थोड़ी जीतने के लिए, सवाल ही नहीं आया। लेकिन आप सिर्फ जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आप दे रहे हैं टिकट, तो वहां पर आप इतना एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी जगह भी तो ऐसा होता है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसी बुनियाद पर टिकट काटी जाए कि नहीं यार मुस्लिम कैसे जीतेगा। अरे वहां पर अगर आज 35% मुस्लिम है जी, तो आपको 10% ही तो वोट खींच के लाके देना है उसको। बिल्कुल। उससे ज्यादा क्या चाहिए उसको जी। तो आपका ये पैमाना सिर्फ मुस्लिम जो सीट है उसके लिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सबके लिए। मैं यार ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीटें दीजिए और सीटें खराब, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई सीटें ज्यादा आना चाहिए चुन के। हाँ। लेकिन जिस कम्युनिटी का इतना अच्छा रेशो है आपको वोट देने का, उस कम्युनिटी के साथ अगर नाइंसाफी होती है और उसके बाद उसकी लीडरशिप कहीं और जाती है या उसके नौजवानों को कुछ और सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, तो ये तो मौका यही दे रहे ना, ये नहीं जाना, सेकुलर फोर्सेस दे रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे थे परवेज सिद्दीकी साहब को, और परवेज सिद्दीकी साहब जिस तरीके से एक एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे, अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की और मंथन करने की बेहद ज़रूरत है कि अगर 100 सीटों में से 10-15 सीटें मुसलमान के स्टेक होल्डरशिप में नहीं आ रही है, शिवसेना या एनसीपी 288 के पूरे एक लूप के अंदर में 30-40 सीटें अगर मुसलमानों को देकर के 25 भी चुना के नहीं ला सकती है, तो फिर मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ी कि मुसलमान इन सेकुलर फोर्सेस के ही पीछे खड़ा रहे और साथ में चलता रहे। जैसा परवेज भाई ने कहा कि फिर आप नए लोगों को ये सोचने या समझने या हमारी कौम को समझाने का या नौजवानों को गुमराह करने का मौका दे रहे हैं कि हमें अपने वोट अलग कर लेना चाहिए, कम्युनल फोर्सेस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि मौका आप दे रहे हैं। ये पैगाम परवेज सिद्दीकी साहब की तरफ से आप सभी के लिए है, तो सभी सेकुलर फोर्सेस को इस बात को गौर फिक्र में रखना चाहिए। इनकलाब समाचार के इस वीडियो को आप सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। परवेज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मदद किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।